ये है वक्त मीडिया पेश खिदमत है जश्न अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल का सेकंड फेज। जी हां, नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचा जश्न अदब, ऑर्गेनाइज किया जश्न अशोक चक्रधर। इस मौके पर हिंदी के वर्ल्ड फेमस कवि जनाब डॉक्टर अशोक चक्रधर साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए जश्न अदब ने साहित्य उत्सव अवार्ड 2013 से उन्हें नवाजा, साथ ही 51,000 रुपए नकद भी दिए। जश्न अदब ने एक और लखनऊ में जश्न अशोक चक्रधर मनाया। वहीं जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जश्न अदब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज करता है। लखनऊ में भी ये सिलसिला जारी रहा। लखनऊ में जश्न अदब ने 2 डिबेट और डिस्कशन किए, जिसमें से एक था रिश्तों को बेहतर बनाने में जबान का किरदार। इस टॉपिक पर डिस्कशन में हिस्सा लिया हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार, इंडिया में आप कई न्यूज चैनल पर उन्हें डिबेट और डिस्कशन में भी अक्सर देखते होंगे, जनाब शरद प्रधान साहब ने। तो उसका जवाब वैसे ही आप वही किसी को गाली दे के बात करी तो बात वो जो कहा जाता है कि हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड जी। तो स्पेशली आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जहां इंटॉलरेंस का माहौल बन गया है, कुछ लोग, चंद लोग, अब वो तादाद उनकी बहुत कम है। अब यहाँ पे टीवी का रोल जरा गड़बड़ हो जाता है। वो मैसेज ऐसा जाता है जैसे कि पूरा मुल्क यही चाह रहा है, जो हकीकत नहीं है। नहीं, जो मेजॉरिटी चाहती है कि अच्छी जुबान में बात करी जाए, अच्छे तरीके से बात करी जाए, और उस जाहिर है कि जब आप अच्छे जुबान इस्तेमाल करेंगे तो वैसा ही आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, जवाब मिलेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिस्कशन में हिस्सा लिया हिंदुस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब फरत एहसास साहब ने। यहाँ आपके अलावा इस दुनिया में दूसरे लोग भी रहते हैं और उनकी तकलीफ़ें भी हैं और उनके मसले भी हैं, तो आप उनसे जुड़िए, उन तक पहुँचिए, उनको अपने तक आने दीजिए। और वो जो ज़िंदगी में जो चीज़ें हुस्न पैदा करती हैं, जो चीज़ें सच की का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उन चीज़ों को हम ज़्यादा मजबूत करें, ताकि ये जो माशरा हमारा है इसमें वो लोग, उन लोगों की तादाद ज़्यादा हो सके जो महसूस करते हैं इंसानी तकलीफ़ों को, हुस्न को महसूस करते हैं। तो एस्थेटिक एम्पावरमेंट ये बुनियादी काम है अदब का और शायरी का और ज़बान के हवाले से। तो ये 3 काम मेरे ख्याल से ऐसे हैं जिनके बगैर कोई भी सेहतमंद माशरा, कोई भी महज़ब माशरा, उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो रिश्तों को बेहतर बनाने में जबान का किरदार। जी हां, इस टॉपिक पर डिस्कशन में हिस्सा लिया, अपने ख्यालात रखे हिंदी के वर्ल्ड फेमस कवि जनाब अशोक चक्रधर साहब ने। मुझे जर्मनी नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे जॉर्जियन नहीं आती और मुझे रशियन नहीं आती। लेकिन अगर कोई आदमी रशियन में बात कर रहा है या जॉर्जियन में कर रहा है या फ्रेंच में कर रहा है, मैक्सिकन में कर रहा है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मोहब्बत की बात कर रहा है या लड़ रहा है या कह क्या रहा है। उसके अंदाज़े बयां से मुझे पता लग जाएगा कि ये प्रेमिका से बात कर रहा है या बाप से बात कर रहा है या बेटे से बात कर रहा है या दुकानदार से बात कर रहा है, या उसकी बातचीत का मतलब क्या है। तो हम भाषाओं को जाने बिना भी अंदाज से गुफ्तगू कर लेते हैं, और अंदाज से गुफ्तगू करना ये तो संकेतों की भाषा से आया है। मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके हैं, और मेरे भी कहाँ हैं वो शब्द, पता नहीं किन किन के। आपके हैं, इनके हैं, उनके हैं, जिनके हैं। लो मैं भी देता हूं गिन गिन के, हो सको तो हो जाना इनके। तो शब्द हैं जो दूसरे को आपका बनाते हैं और आपको दूसरे का बनाते हैं। तो रिश्तों को बेहतर बनाने में जबान का किरदार टॉपिक पर डिस्कशन में हिस्सा लिया पाकिस्तान से आए पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अताउल हक कासमी साहब ने। मैं एक दफा जा रहा था जीटी रोड पे, मेरे आगे एक ट्रक जा रहा था, तो उस पे लिखा हुआ था ये जीना भी कोई जीना है, जेलम के आगे दीना है। अच्छा, तो ठीक है, ये मजेदार है, लेकिन इसका शुमार बहरहाल आला आज़म में नहीं किया जा सकता। इसी तरह या बीमार जाते हो किधर को, किधर का ख्याल है, बीमार दांतों का यही अस्पताल है, वगैरह वगैरह जो होते हैं। इस प्रोग्राम को खूबसूरत तरीके से होस्ट किया नौजवान जनाब
ज़मरुद मुगल साहब ने। तो रिश्तों को बेहतर बनाने में ज़बान का किरदार, जी हाँ, ये बहुत ही खास टॉपिक रखा जश्न अदब ने। आप इन सभी दिग्गजों की बातें सुने, लेकिन 35 सेकंड में हुजूर वाला हमारी बात सुन लीजिए, फिर सुनते हैं पूरा डिस्कशन नॉन स्टॉप। आ गया अरब दुनिया का पहला ह्यूमन सोशल नेटवर्क येला टॉक। जी हां, येला टॉक। साहेबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हां, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हां, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। महफिल, जी हां, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। जी हां, दिल से दिल्ली तक की बात भी होगी, अरब के लोगों से मुलाकात भी होगी, दुनिया पे तबसरा भी होगा, दीन का तस्करा भी होगा। आपकी प्राइवेसी का भी येला टॉक ने रखा है ख्याल। अगर आप येला टॉक डाउनलोड करते हैं और उस पर आईडी बनाते हैं तो आपका नंबर किसी को नहीं दिखाई देगा। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए येला टॉक आपके अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। टिंग टिंग टिक टिंग है जो तख्लीकी ज़बान है, जिस ज़बान में कहानियाँ लिखी जाती हैं, शायरी की जाती है। जैसे फ़रत एहसास साहब अभी फरमा रहे थे कि हम अंदर की जो हमारी दुनिया होती है उनको हम शायरी में या कहानियों में पेश करते हैं। वो अंदर की दुनिया को आपके सामने पेश करने के लिए मेरे ख़्याल से शायर का होना बहुत ज़रूरी है, अदीब का होना बहुत ज़रूरी है। वही आपकी अंदर की दुनिया से आपको रूबरू करवाता है और वो अंदर की दुनिया के जो मसाइल हैं वो आपके सामने रखता है। इस सेशन में 3 हमारे मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अताउल्ला कासमी साहब जो पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि ये हमें इतना वक्त दे रहे हैं, वरना जितने चाहने वाले इनके पाकिस्तान में हैं उतने ही हिंदुस्तान में भी हैं। जितने ये मसरूफ़ पाकिस्तान में रहते हैं उतने ही मसरूफ़ हिंदुस्तान में भी रहते हैं। लेकिन ये कुंवर रंजीत की मोहब्बत में और हम सब लोगों के लिए इतना वक्त इन्होंने निकाला। सर, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप डाइस पे तशरीफ़ लाएं। फ़रत एहसास साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं। शरद प्रधान जी जो बहुत अहम जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएं। असल में शाद साहब ये जो है जी, अच्छा जी, रंजीत ने जो एक इनकलाब एक तरह से लाया है हमारी इस लिटरेरी दुनिया में, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। एक अकेला शख्स जो है, अभी कासमी साहब और फरत साहब से हमारी बात हो रही थी, एक अकेला शख्स पूरे हिंदुस्तान में आर्ट और लिटरेचर को लेके इतने बड़े फंक्शंस करता है। हम इनकी हिम्मत को भी दाद देते हैं और दुआ करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहे। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप आएँ। और एक रस्म है बुके की जो हमारे मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, ये हम सब के मेहमान हैं, सिर्फ रंजीत के नहीं हैं। ये रंजीत चौहान के वालिद साहब हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अताउल हक कासमी साहब, आप यहीं थोड़ा सा वक्त और दीजिए। हाँ, अब रंजीत चौहान की सारी फैमिली यहाँ पे मौजूद है और मेरे ख्याल से वो भी आज बहुत खुश हो रहे होंगे कि उनका लड़का जो इतनी कम उम्री में दुनिया भर में वो काम कर रहा है जिस काम को करने से पहले 1000 बार लोग सोचते हैं। फरत एहसास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहीं इंतजार करें। शरद प्रधान जी,
आप तमाम हजरात का शुक्रिया। हाँ, आप अगर यहाँ तशरीफ़ लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। रंजीत चौहान जी हमारे बीच में जी, अशोक चक्रधर जी अभी थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे, वो हमारी इस गुफ्तगू का हिस्सा बनेंगे। तब तक हम कुछ बातें आपस में कर लेते हैं। असल में ये गुफ्तगू सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपके जहन में कुछ सवालात उभरें और फिर आप खुद ही उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे 10-20 लोग बैठ के अखबार का या इस सोसाइटी का, इस समाज का पूरा मंजरनामा बदल दें। वो तो एक तरह से नामुमकिन सा काम है। जैसे अभी फरद साहब कह रहे थे कि पहले मसाइल आपके जहन में जब आते हैं, सवालात आते हैं, तो खुद ब खुद अंदर से ही फिर उसके जवाब भी मिलने शुरू होते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि हमारे जहन में उस तरह के सवालात आएँ, ताकि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सवाल आएगा तो इंशाअल्लाह उसका जवाब भी आएगा। रिश्तों को बेहतर बनाने में ज़बान का किरदार। असल में मैं अभी जो पहले अर्ज़ कर रहा था, बीच में ये रस्म बहुत ज़रूरी थी, इसको भी अदा करना था कि ज़बान का मसला बड़ा पेचीदा है और एक तख्लीकी ज़बान। यहाँ हमारे 7 तख्लीककार मौजूद हैं, राइटर्स हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत अहम। और जो तख्लीककार जिस तरह सोचता है, और मुझे लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स रूहें होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जाके वो एक जैसा सोचने भी लगती हैं। ये मुझे लगता है कि एक तख्लीकी ज़बान का काम है कि वो आपको एक स्टेज ऐसी आए कि आप सब लोग एक जैसा सोचने लगें। एक जैसा सोचने से मेरी मुराद ये है कि आप का जहन इसलिए इस तरह तैयार हो कि आप चाहें कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रहते हैं उसका कुछ भला हो, कुछ बेहतर कर सकें, या बेहतर ना कर सकें तो कम से कम वो समाज, मुआशरा जिस डगर पर जा रहा है उसकी निशानदेही हो, बताया जाए कि ये है वो रास्ता जो गलत है जिस पे तुम लोग जा रहे हो। तो ये मसाइल बहुत पुराने हैं। फ़रत एहसास साहब, मैं आप ही से शुरू करूँगा। पिछली गुफ्तगू का आगाज़ भी आप ही से हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बदकिस्मती से 2 मुल्क हैं और 50-60 साल, 65 साल पहले एक ही मुल्क थे। और आज भी जब हम आपस में मिलते हैं तो अगर पाकिस्तान के बाहर का कोई शख्स हमसे मिलता है तो लगता है कि हाँ, कोई बाहर का हमसे मिल रहा है। जब कोई पाकिस्तानी हमसे मिलता है या कोई बांग्लादेश का हमसे मिलता है तो हमें ये एहसास कभी नहीं होता। और हमारे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान में रहते हैं तो लगभग उनका भी सोचना ऐसा ही है। तो फरद साहब, मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि ज़बान जो है वो बेहतर समाज, बेहतर मुआशरा बनाने में किस तरह का रोल अदा कर सकती है या करती है? हेलो। अब अभी हम लोगों ने काफ़ी देर से मीडिया के सिलसिले में भी बात की और ये सब्जेक्ट भी उसी से जुड़ा हुआ है। मीडिया भी ज़बान का इस्तेमाल करती है और बुनियादी बात यह है कि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को और दूसरी जो मखलूक़ात हैं, दूसरे जानदार हैं, उनसे अलग करने वाली चीज़ है और उसका काम बुनियादी कम्युनिकेशन है। कोई भी और जानदार इस दुनिया में, पूरी कायनात में, उसमें ये सलाहियत नहीं है कि वो अपने ख़यालात को, अपने जज्बों को, अपने जो कुछ वो महसूस करता है उसको दूसरों तक पहुंचा सके। तो ये एक सलाहियत जो आदमी, इंसान में पाई जाती है। तो बुनियादी काम तो यही हो गया कि आप दूसरों तक कैसे पहुँचें। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बेस है ज़बान का, उसके वजूद का। ज़बान पैदा ही उस वक्त हुई जब आदमी ने अपने आप को दूसरे पर उंडेलने की कोशिश की। पहले जो जेस्चर्स की ज़बान, बॉडी लैंग्वेज हुआ करती थी, केव्स में और गुफाओं में तस्वीरें मिलती हैं जो कदीम इंसानों ने बनाई जब तक उनके पास ज़बान नहीं आई थी। तो ताल्लुक़ किस तरह क़ायम करें आप, और फिर ये कि आपके अंदर जो
चीज़ें पैदा होती हैं, आप खुशी का एहसास करते हैं, गम का एहसास करते हैं, गुस्सा आता है, जितने भी जज्बे हैं, या किसी को देख के आपके अंदर रिस्पॉन्सेस पैदा होते हैं अपने अंदर, तो ज़बान उन्हें चेहरा अता करती है, उन्हें एक नाम देती है। तो चीज़ों को नाम देने का काम है ज़बान का। तो ये तो बिल्कुल तय बात हो गई कि इंसानी माशरा और उसकी तरक्की, जो तहज़ीब की तरक्की है, सिविलाइजेशन की, कल्चर की, वो ज़बान के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अब ज़बान के दो इस्तेमाल हम जानते हैं। एक तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो ज़रूरतें हमारी होती हैं, हमें पानी प्यास लगती है तो हम पानी मांग लेते हैं, खाना चाहिए तो खाना मांग लेते हैं, दूसरे से कुछ बात करनी है तो बात कर लेते हैं। तो वो एक रोज़मर्रा की जो वो तरसील की ज़बान होती है, कम्युनिकेशन की ज़बान होती है, संप्रेषण की ज़बान होती है। उससे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम क्रिएटिविटी की तरफ आते हैं। तख्लीकी ज़बान के लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा गहराई में उतरता है, तो उस वक़्त आपके अंदर बहुत से जज्बे, बहुत से एहसास जो आप वैसे बयान नहीं कर सकते आम ज़बान में, तो उसके लिए आप एक तख्लीकी ज़बान जिसे हम उर्दू में कहते हैं, रचनात्मक भाषा, क्रिएटिव लैंग्वेज, तो वहाँ ज़बान जो है वो एक साथ कई मानी, इसमें एक तो बाहर की जो डिक्शनरी मीनिंग होती है वर्ड की, दूसरे उसके अंदर आपकी जो एक क्रिएटिव डायमेंशन पैदा होता है, जिससे आप अनकही अनबूझी चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चीज़ों को जानने का काम ज़बान करती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज की दुनिया में जहाँ चारों तरफ शोर है, जहाँ आइए अशोक चक्रधर जी, अशोक चक्रधर जी, जी फरद साहब, बस 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। डॉक्टर एम.के. सिंह से मेरी दरख्वास्त है कि वो अशोक चक्रधर जी की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद इस जश्न के लिए भी। आपके बहाने हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, अहले लखनऊ इकट्ठा हुए, दिल्ली से लोग आए, खुशबीर सिंह शाद साहब पंजाब से आए, तो ये आपकी मोहब्बतें हैं कि वो एक छत के नीचे हम सबको इकट्ठा कर रही हैं। और रंजीत चौहान की कोशिशें, इस एक सेशन हमारा हो चुका है जो बहुत कामयाब रहा, मीडिया के हवाले से गुफ्तगू थी। अब ज़बान का क्या किरदार हो सकता है रिश्तों को बेहतर बनाने में, उस हवाले से कुछ गुफ्तगू रहेगी। उसमें जाहिर है आपको भी अपने ख्यालात का इजहार करना होगा। फरद साहब, मैं चाहूँगा कि आप। हाँ, तो बहुत ज़्यादा पेचीदा बात नहीं है, 3 बातें ज़बान के सिलसिले से, और ज़बान के जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, लिटरेचर, शायरी और अफसाना और नावल और ड्रामा, जितनी भी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं लैंग्वेज के, वो मेरा अपना एहसास ये है कि 3 बुनियादी काम लिटरेचर करता है ज़बान के हवाले से। पहला काम ये है कि वो पूरे इंसान को पेश करता है। मतलब आप, हम सब अपनी ज़िंदगी में टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए रहते हैं। कोई भी आदमी अपने आप को पूरी तरह से देख नहीं सकता, ना आप किसी और के बारे में उसको उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से वो है। तो ये काम सिर्फ शायरी या अदब की दूसरी जो विधाएं हैं वो करती हैं कि आप इंसान को उसकी मुकम्मल शक्ल में सामने रखें, उनको दिखाएं। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि ज़िंदगी में, इस दुनिया में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़ क्या है। एक ज़माने में बहस छिड़ी थी जब मार्क्सिज्म का बहुत ज़्यादा ज़ोर था कि ये कहा गया कि जूता बनाना शायरी करने से ज़्यादा बड़ी बात है, इसलिए कि वो पैरों की तकलीफ़ दूर करता है, या कपड़े तैयार करना ज़्यादा बड़ा काम है कहानी लिखने से। तो उस ज़माने में शायद ये ज़रूरत पैदा हुई कि जो गरीबी है, जो बेरोज़गारी है, जो तकलीफ़ें हैं लोगों की, वो सहनों पर ज़्यादा सवार थीं। तो बाहर की दुनिया में जो खराबियां थीं, जो बुराइयां थीं, उनको दूर करने पर ज़्यादा
जोर हो गया और ये समझ लिया गया कि शेर कहना या कहानी लिखना या ड्रामा लिखना फजूल की चीज़ें हैं, उससे इंसानी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। बहरहाल वो एक बहस थी, वो ख़त्म हुई और लोगों ने महसूस किया कि जब तक आप अपने अंदर जो आप बन बिगड़ रहे हैं, अगर इसको जानने की सलाहियत आप में नहीं है, तब तक आप चाहे जितने कपड़े बना लें, चाहे जितने जूते तैयार कर लें, चाहे जितनी फैक्ट्रीज लगा लें, चाहे जितने बड़े बड़े कारखाने लगा लें, आपकी ज़िंदगी अंदर से बेमानी होगी जी। लेकिन आपको बताएगा वही जो आपको अंदर से देख सकता हो। तो ये काम जो है कि क्या चीज़ अहम है, कौन सी चीज़ कम अहम है, कौन चीज़, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज़ ये तय करना और इसको कायम करना, ये बुनियादी काम है। अगर एक ऐसे माशरे का, एक ऐसे समाज का आप तसव्वुर कीजिए जिसमें शायरी ना हो, अफसाना ना हो, ड्रामा ना हो, वो चीज़ें ना हो जो आदमी को उसके अंदर से देखने की कोशिश करती हैं, तो फिर आपके पास सच और झूठ, बुरे और अच्छे की तमीज़ करनी मुमकिन नहीं रहेगी। तो ये बुनियादी काम है जो ज़बान के हवाले से अदब करता है। और तीसरा सबसे बड़ा काम यह है कि आपको हसास बनाता है, आपको सेंसिटिव बनाता है। आज की ज़िंदगी में ख़ास तौर पे जब सारा जहाँ आप रहते हैं, बाज़ार की दौड़ धूप, हर वक्त आदमी अपने पैसे कमाने में, अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने में, इसलिए कि इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, खुदगर्जियाँ बढ़ती हैं, इसलिए से खुदगर्जी बढ़ रही, हर आदमी अपने बारे में सोच रहा है कि उसे अपना घर बनाना है, बच्चों को देखना है और अपने आप को सिक्योरिटीज़ हासिल करनी। तो इस आलम में दिल जो हैं वो पथराने लगते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपके यहाँ किसी दूसरे इंसान की तकलीफ़ में आपका दिल नहीं धड़कता, आपके अंदर वो कपकपी नहीं पैदा होती, वो सनसनी पैदा नहीं होती। तो इस मुकाम पर जहाँ दिल पथराने लगें, जहाँ आप अंदर से ठिठुरने लगें, जहाँ आप बेहिस होने लगें, वहाँ शायरी और कहानी और अफसाना और ड्रामा आपको चौंकाता है, इंजोड़ता है कि ये जगह है जहाँ आपके अलावा इस दुनिया में दूसरे लोग भी रहते हैं और उनकी तकलीफ़ें भी हैं और उनके मसले भी हैं। तो आप उनसे जुड़िए, उन तक पहुँचिए, उनको अपने तक आने दीजिए। और वो जो ज़िंदगी में जो चीज़ें हुस्न पैदा करती हैं, जो चीज़ें सच की का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, उन चीज़ों को हम ज़्यादा मजबूत करें ताकि ये जो माशरा हमारा है, इसमें वो लोग, उन लोगों की तादाद ज़्यादा हो सके जो महसूस करते हैं इंसानी तकलीफ़ों को, हुस्न को महसूस करते हैं। तो एस्थेटिक एम्पावरमेंट ये बुनियादी काम है अदब का और शायरी का और ज़बान के हवाले से। तो ये तीन काम मेरे ख्याल से ऐसे हैं जिनके बग़ैर कोई भी सेहतमंद माशरा, कोई भी महज़ब माशरा, उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहत एहसास साहब। अताउल हक कासमी साहब, चूँकि इन्हें इनकी मसरूफियात है, कहीं जाना है, फिर वापस आएंगे थोड़ी देर में, तो मैं बस एक सवाल इनसे ये करना चाहूँ। फ़रहत साहब ने जिस तरह की बातें कहीं अदब और ज़बान के हवाले से, ये जो हमारा मुआशरा है वो मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि वो बेहिसी है मुसलसल, ये बेहिसी है मुसलसल, शिकस्त दिल से मुनीर, कोई बिछड़ के चला जाए गम नहीं होता। तो ये जो बेहिसी का आलम है या मुआशरा हमारा जिस डगर पे जा रहा है आज के ज़माने में, इससे पहले भी बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। कासमी साहब, क्या आपको लगता है कि लिटरेचर कहीं स्टैंड करता है, कोई ज़रूरत है किसी को, या बगैर लिटरेचर की भी दुनिया चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, जी, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि रिश्तों में बेहतरी के लिए सबसे अहम चीज़ साड़ी है जो मैं लेने जा रहा हूँ। बाकी जहाँ तक ज़ुबान का ताल्लुक़ है, तो ज़ुबान जो है वो कभी भी जामद नहीं रही, इसमें हमेशा तब्दीली आती रहती है। और मैं कहा करता हूँ कि ये ज़ुबान बस ऐसे ही है कि फ़र्ज़ करें अगर किसी बंदे ने पहले दिन ये जो पंखा है इसको अगर उसने आलू बुखारा का नाम दे दिया होता, तो आज हम यही कहते गर्मी बहुत है यार, आलू बुखारा चलाओ। तो ज़ुबान का तो यही है, जैसे उसने यगाना ने कहा है
कहा तो इल्म के बारे में है कि इल्म क्या, इल्म की हकीकत क्या, जैसी जिसके ध्यान में आई। तो या सैफुद्दीन सैफ ने कहा कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ये असल कलीदी बात ये है, ये जो शेर है कि अब अंदाज़े बयान क्या है। अंदाज़े बयान जुबान है कि आप एक बात को किस तरह कहते हैं। अगर आपने वही बात जो है उसमें लफ्ज़ों का इंतखाब आपने सही नहीं किया तो एक अच्छी बात भी जो है वो अपना असर खो देती है। और अगर आपने लफ्ज़ों का इंतखाब बेहतर किया है तो वही बात जो है वो पूरी, यानी एक पुराना शेर भी जो है उसको वो नया बना देगी, एक पुरानी बात को भी वो नया बना देगी। लिहाजा मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ज़ुबान का इस्तेमाल है। बाकी जहाँ तक आपका ये कहना है कि क्या लिटरेचर कहीं स्टैंड करता है कि नहीं करता, असल में ना हम, यानी मैं जिस उम्र का यानी शख्स हूँ, वैसे मैं कहा करता हूँ, मुझे खाम खा इन्होंने मर्दों में बिठा दिया है, मैं कहा करता हूँ कि मेरी उम्र के मर्दों का शुमार ख़वातीन में होता है। तो जिस यानी हमारी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए तो असल में ये नॉस्टैल्जिया होता है। जब हम कहते हैं कि जी लिटरेचर किस ज़माने में बड़ा हम था, आज वो नहीं हम रहा, पिछला ज़माना बड़ा अच्छा था, आज का ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं बस में जा रहा था तो कुछ नौजवान हल्ला गुल्ला कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो एक बुज़ुर्ग से देखा नहीं गया, उन्होंने कहा कि तुम ही वो नौजवान हो जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, उठाकर फेंक दो इनको गली में। एक नौजवान खड़ा हो गया, कहने लगा बुजुर्गो, अल्लामा साहब ने ये शेर उस वक्त कहा था जब आप नौजवान थे। बल्कि आप ये देखें कि फ़राईन मिस्र जो थे उनकी जो मकाबिर हैं वहाँ जो पुरानी ज़ुबान लिखी हुई थी वो अब डिकोड हुई है। उस पर लिखा हुआ है, जो पढ़ी गई है कि यानी 5000 साल पहले, कि आजकल के नौजवान बड़े गुस्ताख हो गए हैं, बुजुर्गों का अदब नहीं करते। 5000 साल बाद भी हम यही बात कह रहे हैं। अच्छा, बहरहाल मैं जो असल बात वो दरमियान में रह गई कि मैं भी यही समझा करता था कि शायद हमारी नई नस्ल जो है वो लिटरेचर से दूर हो गई है और वो कहीं स्टैंड नहीं करता लिटरेचर। पिछले दिनों नेशनल बुक फाउंडेशन का 3 रोज़ा बुक फेस्टिवल हुआ। सिर्फ उस बुक फेस्टिवल से 3.25 करोड़ रुपए की किताबें बिकी हैं, सिर्फ एक बुक फेस्टिवल से। और 2 दिन पहले कराची में एक्सपो सेंटर में ये बुक फेस्टिवल हुआ है, वहाँ पता नहीं 10 करोड़ की पता नहीं कितनी बेतहाशा किताब बिकी। इसी तरह एक दफ़ा मैं यहाँ आया था इंडिया में और लगा हुआ था वो फेस्टिवल था बहुत बड़ा। यहाँ तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा, यानी मैंने देखा कि एक मेला है, एक हजूम है जो किताबें ख़रीदने में मशगूल है। तो ये हम नहीं कह सकते कि हमारी नस्ल का ताल्लुक़ जो है वो लिटरेचर से नहीं रहा या किताब से नहीं रहा। असल में 2 तरह के लोग कहते हैं कि जी किताब नहीं बिकती। एक तो पब्लिशर कहता है, दूसरा वो अदीब कहता है जिसकी अपनी किताब नहीं बिकती। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें हमारी जहन में होनी चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल तो यही है कि किताब आज भी बिकती है। बाकी ये कि लिटरेचर कहाँ स्टैंड करता है सोसाइटी में, उसका मुकाम क्या है, ये आप यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में भी देख लें, पाकिस्तान में भी देख लें। जो तो लोग वाकई लिटरेचर लिख रहे हैं, जिन्होंने अपनी उम्रें सर्फ की हैं और उनको एक बहुत बड़ा मुकाम अता किया है मुआशरे ने, तो वो मुआशरे ने उनको बेपना अहमियत दी है और हुकूमतों ने भी उनको अहमियत दी है। मैं फिर कहूँगा कि मुझे यहाँ का इल्म नहीं है। पाकिस्तान में जितने सफ़े अव्वल के राइटर हैं, जितने सफ़े अव्वल के गुलूकार हैं, जितने सफ़े अव्वल के मौसीकार हैं या मुसव्विर हैं, वो सब उनको बेपनाह ना सिर्फ ये कि इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है, बल्कि वो करोड़ों रुपयों के घर में रहते हैं और वो एलीट क्लास समझी जाती है वहाँ। ये एक्चुअल पोजीशन। बल्कि अब हमारी सहाफ़त में भी जो सफ़े अव्वल के कॉलम निगार हैं उनको मिलियंस में तनख्वाह मिल रही है, मिलियंस में, और VVIP लोग हैं वो सारे के सारे। तो मेरा हाँ, अलबत्ता होता ये है
कि हर लिखने वाला जो है उसका मुकाम बहुत बुलंद होता है उसकी अपनी नज़रों में। वो जब अपने काम की मार्किंग करता है, अपनी शायरी की, अपने अफसाने की, वो 100 में से 100 नंबर खुद को दे देता है। और जब आप लोग उसको 33 नंबर भी नहीं देते, फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है बहुत ज़्यादा, फिर वो यानी उसके अंदर एक नेगेटिव चीज़ें पैदा होती हैं। तो मेरे ख्याल में, अच्छा ये सिर्फ लिटरेचर में नहीं है, ये आप डॉक्टर्स देख लें। एक डॉक्टर्स वो हैं जो गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर वो हैं जो आपसे 3000 रुपये फीस लेते हैं। जो तो दोनों में जो है वो सीनियरिटी है और तशखीस है, ये है वो है। बहरहाल यानी मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ मैं कि आज भी लिटरेचर जो है पढ़ा जाता है, लेकिन पिछले सेशन में ये बात कही थी मैंने कि बहुत ज़्यादा कभी किसी मुल्क में भी लिटरेचर जो है उसकी पहली अहमियत नहीं है। किसी भी मुल्क में जो वहाँ जो लिटरेरी किताबें छपती हैं उनकी तादाद महदूद होती है, लेकिन जो नावल होते हैं यानी जासूसी टाइप या और मैं अमूमी तौर पे कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत आला नावल बहुत बड़ी तादाद में बिके, क्योंकि वहाँ जो खानगी की रेशो है वो हमारी रेशो से बहुत ज़्यादा है। जो जो खानगी की रेशो बढ़ती जाएगी, हमारे यहाँ भी जो लिटरेचर, आला लिटरेचर की किताब है वो बिकती जाएगी। आखिर में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं आला लिटरेचर मैं समझता किसे हूँ? मैं आला लिटरेचर समझता हूँ जो अवाम और खवास दोनों में बेहक वक्त मकबूल हो। अगर सिर्फ अवाम में मकबूल है तो मेरे नज़दीक वो आला लिटरेचर नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे मज़ा आता है उसका। मैं एक दफ़ा जा रहा था जीटी रोड पे, मेरे आगे एक ट्रक जा रहा था, तो उस पर लिखा हुआ था ये जीना भी कोई जीना है, जेलम के आगे दीना है। अच्छा, तो ठीक है, ये मज़ेदार है, लेकिन इसका शुमार बहरहाल आला अदब में नहीं किया जा सकता। इसी तरह या बीमार जाते हो किधर को, किधर का ख्याल है, बीमार दांतों का यही अस्पताल है, वगैरह वगैरह जो होते हैं शेर। दूसरी तरफ जो हमारे ऐसे शोरा भी मौजूद हैं जैसे नून मीम राशिद हैं, जैसे मजीद अमजद हैं, जैसे मीरा जी हैं, या और इनको अवामी मकबूलियत हासिल नहीं हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़े राइटर नहीं हैं। वो बड़े राइटर हैं, लेकिन महदूद रहेंगे हमेशा। उसके बरक्स जो मैंने बात कही है उसकी दलील ये है कि दुनिया की तमाम ज़ुबानों के जो बड़े लिखने वाले हैं वो वही हैं जिन्हें अवाम और खवास ने बेहक वक्त मोहर लगाई है उनकी थी। वो चाहे शेक्सपियर हो, चाहे शेख सादी हो, चाहे मौलाना रूम हो, चाहे गालिब हो, चाहे मीर हो, चाहे इकबाल हो, जी सारे वो। बस यही मैंने बहुत बहुत शुक्रिया कासमी साहब। गालिबन आपको कहीं तशरीफ़ ले जाना है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शरद प्रधान जी, आप जर्नलिस्ट हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ज़बान एक जर्नलिज़म की ज़बान है और एक शायरी की ज़बान है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत फर्क। आप क्या समझते हैं कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में किस ज़बान को का ज़्यादा फ़रोग़ होना चाहिए? क्योंकि मुआशरा हमारा जिस तरफ है उसमें अगर कुछ तब्दीली हम चाहते हैं तो क्या जर्नलिज्म की ज़बान ज़्यादा कारआमद है या शायरी की ज़बान? सब जैसा मैं सबको मेरा सलाम। मैं ज़ुबान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए एक बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़े पते की बात है कि उस ज़ुबान, वही ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए जो जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसके समझ में आए। और अदब की जो ज़ुबान है, जो शायरी है, वो आम जनता के यानी आवाम के हर एक के समझ में नहीं के बाहर होती है। सहाफ़त की जो ज़ुबान है, जर्नलिज़म की जो ज़ुबान है, वो बड़ी खरी, मामूली, सीधी सादी ज़ुबान होती है। उसमें अब जिस तरह से बड़े फ्लारी तरीके से शायरी और पोइट्री की जाती है, जर्नलिज्म के बारे में तो कहा ही ये जाता है। एक बहुत पहले जब हमने शुरुआत करी थी 38 साल पहले, तो हमें ये बताया गया था कि जर्नलिज्म इज़ नॉट लिटरेचर। जर्नलिज्म में वो ज़ुबान यूज़ करनी चाहिए जो हर एक शख्स के, मामूली आदमी के समझ में आ जाए। और अगर जर्नलिज्म में आपको डिक्शनरी लेने की ज़रूरत पड़े तो वो जर्नलिज्म नहीं है। जी।
बहुत से हमारे अखबार नवीसों को ये गलत फहमी होती है कि वो बम्बास्टिक वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं अपनी वो दिखाने के लिए कि साहब आजकल ये हो रहा है कि वो खिलाफत जो है वो मुखालफत के उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है और कोई दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है कहाँ वो क्योंकि जर्नलिज्म में मैं वही कहूँ कि वो ये जो एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है एक शायर की, वो इतने खूबसूरत चंद शब्दों में जो बात कहता है, शायद जर्नलिज्म में हमें बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है उसको बयान करने के लिए, और उसका जो इम्पैक्ट होता है शायरी का और पोइट्री का वो कहीं ज़्यादा है। फ़र्क खाली ये है कि उसको वो आवाम तक पहुंच नहीं पाती है, जो कि मामूली अखबार है वो किसी के पास पहुंचा था। अब आजकल जर्नलिज्म में टीवी का बहुत बड़ा रोल हो गया है, रेडियो का बहुत रोल हो गया है, उसकी रीच बहुत ज़्यादा है जी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन फिर भी जो है मुझे लगता है जितना, लेकिन जो सोसाइटी के मूवर्स एंड चेंजर्स कहे जाते हैं, जहाँ से जो है थिंकिंग लोगों की बदलती है, लोगों की जहनियत बदल सकती है, वो एक शायर, वो एक कवि, वो एक पोएट, वो राइटर कर सकता है। राइटर और जर्नलिस्ट में बड़ा फर्क जी, वही मैंने कहा। वो जो तो वो जितना उसका जितना इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो उन लोगों के जाती है जिनके जरिए से सोसाइटी में चेंज लाया जा सकता है जी। जर्नलिज्म से आप चेंज नहीं ला सकते, जो बेटरमेंट के लिए आप ये आपका क्या जर्नलिज्म आपका काम है, कोई गलत चीज हो रही थी कि असली जर्नलिज्म वो पुरानी कहावत है, मैन बाइट्स डॉग इज न्यूज, डॉग बाइट्स मैन इज नो न्यूज। तो उसमें यह है कि जो चीज जो ढर्रे पे चल रही वाली चीज जो है वो जर्नलिज्म, उसको लिखना कोई जर्नलिज्म नहीं है। तो जर्नलिज्म में जब आप कोई गलत चीज, कोई नाजायज चीज को एक्सपोज करते हैं तो वो एक उसका एक अलग मीनिंग होता है सोसाइटी के लिए, उसकी जबान भी उसकी जुबान अलग होती है, उसकी बिल्कुल जुबान है उसमें बहुत। और जर्नलिज्म में अब टीवी की में तो बहुत ही खरी जुबान की जरूरत है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एक बात को गोल मोल करके कहना चाहते हैं क्योंकि साफ सच बोलने में डर लगता है। जर्नलिज्म में बहुत निहायत जरूरी है कि सच को खरे तरीके से डायरेक्ट हिट करके कहा जाए, जो पोइट्री में उसी बात को खूबसूरत लफ्जों में कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जर्नलिज्म का भी रोल जो है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी बहुत अहम है, लेकिन बशर्ते वो पत्रकारिता सही तरीके से और सच के साथ करी जाए। जी जी जी। सच को अगर हम ट्विस्ट करते हैं, और ख़ासतौर से आजकल बहुत होता है अपने नाजायज़ फ़ायदे के लिए, मैं बड़े साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, तो फिर वो उसकी ज़ुबान बिगड़ जाती है जी। क्योंकि आप उसमें दबा के कहते हैं, उसमें आप घुमा के कहते हैं, उसमें आप साफ बात नहीं करते जी। शरद जी बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और टीवी के हवाले से ख़ास तौर से भी इसलिए भी ये कदम बहुत अहम है कि अखबार तो बेचारा वही पढ़ेगा जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है जी, तो टीवी तो हर आदमी देख सकता है और उसकी ज़बान फिर उस तरह की होनी चाहिए। टीवी की रीच अभी भी जिस तरह हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है और जो हालात हैं, टीवी की रीच अभी भी वहाँ तक, ये ठीक है वहाँ तक नहीं है, क्योंकि बहुत जहाँ जब बिजली आपको नहीं मिलेगी तो टीवी कहाँ से देखेंगे। रेडियो की रीच बढ़ रही है। आप देखिए गांव-गांव में चले जाइए, लोग आज भी, अब बीबीसी का दौर काफ़ी वैसा नहीं रहा जो किसी ज़माने, लेकिन फिर भी लोग कोट करते हैं गांव में, छोटे से गांव में। हम तो इलेक्शंस में बहुत छोटी छोटी जगह जाते हैं तो देखते हैं वहाँ लोग उसको कोट करते हैं। आज एफएम रेडियो बहुत पहुँच गया जी, तो उसकी रीच, उसको किस तरीके से, उसको किस तरह, अभी तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको जुबान के जरिए से सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी बहुत अच्छी तरह से करा जाए। और रेडियो, जहाँ अखबार का जो सवाल है, देखिए अखबार पढ़ता तो नहीं है हर आदमी, लेकिन सुनने को तैयार रहता है। आप अगर छोटी सी जगह एक गांव में चाय की दुकान पे चले जाएंगे तो एक आदमी अखबार पढ़ रहा होगा, उसको 7 लोग सुन रहे होंगे जी। तो उस नज़रिए से उसकी अहमियत है। और स्पोकन वर्ड का इम्पैक्ट बहुत होता है। देखिए जुबान की जो बात है वो कहने को तो कहा जाता है साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन स्पोकन वर्ड का जो इम्पैक्ट है वो बहुत होता है। आप किसी को अच्छे तरीके से प्यार से बात करिए, चाहे वो 2 मुल्कों के बीच में हो, चाहे 2 कम्युनिटीज़ के बीच में हो, चाहे 2 लोगों के बीच में हो, तो उसका जवाब वैसे ही, आप वही किसी को गाली दे के बात करिए तो बात वो जो कहा जाता है कि हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड जी। तो स्पेशली आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ इंटॉलरेंस का माहौल बन गया है, कुछ लोग, चंद लोग, अब वो तादाद उनकी बहुत कम है। अब यहाँ पे टीवी का रोल ज़रा गड़बड़ हो जाता है।
वो मैसेज ऐसा जाता है जैसे कि पूरा मुल्क यही चाह रहा है, यही चाह रहा है, जो हकीकत नहीं है। नहीं बिल्कुल। जो मेजॉरिटी चाहती है कि अच्छी जुबान में बात करी जाए, अच्छे तरीके से बात करी जाए, और उस जाहिर है कि जब आप अच्छे जुबान इस्तेमाल करेंगे तो वैसा ही आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, जवाब मिलेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अशोक चक्रधर जी सारी दुनिया में उर्दू के हवाले से शायरी के हवाले से जाने जाते हैं, और एक तरह से ये कल्चरल एम्बेसडर हैं हमारे। और मेरे जहन में जब ये तशरीफ़ लाए तो ये सवाल आया कि मैं इनसे ये पूछूं कि चूँकि ये सारी दुनिया में इनके सफ़र रहते हैं, जो शायरी आप सुनाते हैं मुशायरों में, कवि सम्मेलन में, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक में किस तरह लोग उसको लेते हैं, किस तरह सुनते हैं, और किस हद तक वो चीज़ें सब कामयाब रहती हैं जो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बाहर जाके करते हैं? जनाब फारूक साहब, शाद साहब, ख़वातीन हजरात, देश देशांतर में जाने के बाद, पूरी दुनिया घूमने के बाद, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अलहदा भी कहीं जाता हूं तो सामाइन में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी ही होते हैं ज़्यादातर। जी, मैं किसी भी मुल्क में चला जाऊं, वहाँ भारतीय और पाकिस्तान के लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ उस देश के भी होते हैं, कुछ उस मुल्क के भी होते हैं जिनको हिंदी उर्दू नहीं आती। वो बैठे रहते हैं पूरे, अब मुशायरा या कवि सम्मेलन ये तो है नहीं कि 10-15 मिनट का मामला हो, वो कम से कम 2-3 घंटे का होता है। अब 3 घंटे कोई शख्स बैठा रहे बिना जबान को जाने तो क्यों बैठा रहेगा, लेकिन बैठे रहते हैं साहब। वो कभी शायर को देखते हैं, कभी सामीन को देखते हैं, और खुश होते हैं ये देख के कि ये खुश हो रहे हैं, सारे लोग वाह वाह कर रहे हैं, उनकी आंखों में चमक है, तो ये कुछ कह रहा होगा। अब ये जो कह रहा है ये न तो कोई बहुत खूबसूरत आदमी है, न इसके पास कोई बहुत अच्छे कपड़े हैं, कोई बहुत बन संवर के भी नहीं आया, तो इसके पास लफ्ज हैं, शब्द हैं, उन शब्दों में इतनी ताकत है तो वो बैठे रहते हैं, अंदाज देखते हैं बोलने का, और शब्दों की जो अंतर्लय होती है, जो अंदर रिदम होती है, उसको सुनते हैं। तो चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो क्यूबा हो, कोरिया हो, जब वहाँ के जो लोकल सामीन होते हैं, जो या तो इस नाते बैठे होते हैं कि किसी लोकल की अध्यक्षता या सदारत कराने के लिए बैठा दिया जाता है, बेचारे को मर ले दो 3 घंटे के लिए, बैठा बैठा सुन जेल। लेकिन मैं ये पाता हूँ कि वो सुनते हैं, क्योंकि शायरी में एक संगीत होता है, एक मौसीकी होती है, और वो संगीत जब आपके दिल को छूता है तो वो अछूता नहीं रहेगा। देखिए, मुझे जर्मनी नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती, मुझे जॉर्जियन नहीं आती, और मुझे रशियन नहीं आती, लेकिन अगर कोई आदमी रशियन में बात कर रहा है, या जॉर्जियन में कर रहा है, या फ्रेंच में कर रहा है, मैक्सिकन में कर रहा है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये मोहब्बत की बात कर रहा है, या लड़ रहा है, या कह क्या रहा है। उसके अंदाजे बयां से मुझे पता लग जाएगा कि ये प्रेमिका से बात कर रहा है, या बाप से बात कर रहा है, या बेटे से बात कर रहा है, या दुकानदार से बात कर रहा है, या उसकी बातचीत का मतलब क्या है। तो हम भाषाओं को जाने बिना भी अंदाज से गुफ्तगू कर लेते हैं, और अंदाज से गुफ्तगू करना ये तो संकेतों की भाषा से आया है। मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके हैं, और मेरे भी कहाँ हैं वो शब्द, पता नहीं किन किन के, आपके हैं, इनके हैं, उनके हैं, जिनके हैं। लो मैं भी देता हूं गिन गिन के, हो सको तो हो जाना इनके। तो शब्द हैं जो दूसरे को आपका बनाते हैं और आपको दूसरे का बनाते हैं। अगर ये शब्द न हो तो हम न समझ पाए। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे ऊंचे खलीफा होते हैं जो ऐसी मोहब्बत के अंदाज में बात करेंगे कि आप समझेंगे कि क्या है, और वो सबसे बड़े विलेन होंगे। नाना पाटेकर को देखिए, तो तू मरना चाहता है, ठीक, बहुत अच्छा,
यानी ऐसे कहेगा जैसे तू खाना चाहता है, तू पीना चाहता है। तो अंदाज पे कितना निर्भर करता है, लेकिन वो अंदाज आपको जानना चाहिए और उसके वातावरण को और उसकी टोटलिटी को, उसकी जो ऑर्गेनिक यूनिटी है उसके आसपास की, उसको समझना चाहिए। हुजूर मैं पाकिस्तान गया तो एक खातून मेरे पास आई मेरी काव्य पाठ के बाद और मुझसे पूछने लगी, अशोक साहब आप किस ज़बान में बोल रहे थे? मैंने कहा जी हिंदी में बोल रहा था, हिंदी में। तो बोले हिंदी थी वो? मैंने कहा हाँ। तो वो तो हमारी समझ में आ रही थी। मैंने कहा कमाल हो गया, यही तो हमारे और आपके रहबराने वतन का षड्यंत्र है। षड्यंत्र वो नहीं समझी, कॉन्स्पिरेसी है कि आप ये समझो कि हम आपको नहीं समझते और हम ये समझते रहे कि आप हमको नहीं समझते हो। तो ज़बान जब आप हमारी समझते हो, हम आपकी ज़बान समझते हैं, वही तराने हैं, वही अफसाने हैं, वही गाने हैं। आने जाने पे पाबंदी से क्या होता है? हवा को थोड़ी रोक लोगे, जड़ों को आने जाने से थोड़ी रोक लोगे। तो हम और आप अलहदा नहीं हैं, और ये जो अलहदगी है ये शब्दों से पैदा होती है, और शब्द ही हैं जो जोड़ देते हैं, शब्द ही हैं जो तोड़ देते हैं। अब ये तो लखनऊ है, बहुत ही नफासत का शहर है, पहले आप वाला बताया जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन संबोधन में अगर किरकिराहट आ जाए, आप किसी को पुकारें तो उस पुकारती हुई पुकार में कोई दिली जज्बा न हो तो पुकार बेमानी हो जाएगी। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे, खल मतलब बुरा आदमी, न तुम जल थे न हम जल थे, तुम भी जल थे हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। वाह। अचानक हम तुम्हें खलने लगे, क्या तो तुम हमसे जलने लगे। क्या बात है। और अगली दो बिसरों पे तवज्जो चाहता हूं कि अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे, तुम जल से भाप हो गए और तुम से आप हो गए। तो किसी को आप बना देना, ये लखनऊ में किसी और मकसद से होता हो, लेकिन वैसे अगर हो जाए तो दूरियां बढ़ाने वाला आप है। ये मैं जितना घूमा, जितना गया, उससे मैंने बहुत सीखने की कोशिश की और सीखने के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में 4-5 ज़बान सीख सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, अगर ज़्यादा वक्त के लिए रहेगा। अगर शायरों की तरह उड़ता घूमता रहेगा तब शायद नहीं, लेकिन इतना मैंने जाना है कि शायरी से ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुलूस, आपकी संस्कृति, आप जिसको अदब कहते हैं वो आदाब, वो ज़रूरी है। अभी फारूक साहब बता रहे थे कि शायरी से बेहतर होता है जूता गांठना, जूता बनाना। तो फारूक साहब मैं बताऊं, जिसको आज भी मुझे एक अवार्ड देने वाले हैं ये रंजीत जी, और वो फहरिस्त लंबी हो गई है, खूब सारे लोगों ने नवाजा है, मोहब्बतें दी हैं। तो जब मेरी बिटिया 3-4 साल की थी, 4 साल की, तब उसने एक अवार्ड दिया था, और मैं समझता हूँ वो जो सबसे बड़े अवार्ड मुझे मिले हैं उनमें एक है या सर्वोच्च है उनमें। वो अपने दोस्त से जो उसी उम्र का था, 4-4.5 साल का, वो उससे कह रही थी बड़े गर्व के साथ कि मेरे पापा अगर मोची होते ना तो सबसे अच्छा जूता बनाते। मैं खुश हो गया। वो इनाम जो मुझे दिया मेरी बेटी ने, उसे पता लग गया कि जो काम करेंगे सलीके से करेंगे, अच्छा करेंगे। ऐसा 3-4 साल के अनुभव ने उसको बता दिया, सिखा दिया कि आप कितनी इंटेंसिटी से कोई काम करते हैं, कितना उसमें घुस के करते हैं, और आप बहुत महान हो चुके हैं। ऐसा कभी होता ही नहीं है। जितना आप को लोग समझने लगते हैं उतना ही आपको अपने आप चुनौती लगती है कि कैसे मैं कम्युनिकेशन का वो टूल निकालूं जिसके कारण उसके साथ स्टूल पे बैठ सकूं, उसको लगे कि वो आम फहम बात है जी। अभी कासमी साहब जो कह के गए थे कि जो आम के लिए भी हो और खवास के लिए भी हो,
उस श्रृंखला में बड़े बड़े नाम उन्होंने बताए। उस श्रृंखला का मेरी नज़र में एक नाम और है जो उसमें ऐड किया जाना चाहिए, वो है कबीर। या सूफ़ी जितने भी हुए, जिन्होंने जायसी हों, मलिक मोहम्मद जायसी हों, या फिर आपके दादू हों, रैदास हों, जिन्होंने आम जन के लिए लिखा और ख़ास को भी वो ख़ास हो गए। अनपढ़ कबीर के बोल अभी भी जिंदा हैं, हर पढ़े बेपढ़े पर उनका जादू समान, थे शांति निकेतन में पढ़ते उनको रविंद्र, खेतों में उनका अर्थ समझता है किसान। तो ये जो कवि मुशायरों में जाता है, आवाम के बीच में जाता है, उसको एक वर्ग है जो कवि मानने को तैयार ही नहीं होता। तो वहाँ दिक्कत होती है कि हम तो सलाम करें और हमारे सलाम का जवाब ही न दें। तो उनको भी उतर के आना चाहिए भाषा की उस ज़मीन पे जहाँ हमारे इफेक्टिव एसोसिएशंस अंदर तक जाते हैं, जो हमारे भावात्मक साहचर्य हैं, जो हमें जोड़ते हैं, वो अगर जोड़ेंगे नहीं तो आपके पास जो गम है, क्योंकि शायरी बिना गम के तो आती नहीं। सभी कहते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, और मेरा क्या सभी का अनुभव है कि जब तक थोड़ा थोड़ा दुख ना आ जाए तब तक आप सुख नहीं बांट सकते, क्योंकि आपको पता होता है कि दुखियारे लोगों में कैसे जगह बनाई जा सकती है। ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो। ये घर है दर्द का घर, पर्दे हटा के देखो। गम है हंसी के अंदर, पर्दे हटा के देखो। और लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं, लहरों के झाग ही तो पर्दे बने हुए हैं। गहरा बहुत समंदर, पर्दे हटा के देखो। तो दुख कितना गहरा है और उसका बोझ गम का कितना ज़्यादा है, इसको देखा जाना चाहिए। ज़बान की जब बात करें, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँवों की। जी, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँवों की। सोचो कितना बोझा ढोकर मैं इन गलियों से गुजरा। चट्टान पे भी छाप रह सकती है, बशर्ते कि आपके गम का बोझा आपके शरीर के बोझे से ज़्यादा हो। जी, वही निशान रह जाते हैं। जी, शुक्रिया अशोक चक्रधर जी। जी तो यही चाह रहा था कि अशोक जी बोलते रहें और हम सब सुनते रहें, लेकिन इस गुफ्तगू के बाद मुशायरा होना है। और जैसे अशोक जी ने बताया कि जहाँ बात शायरी की हो रही हो, वहाँ वो लोग भी उसको समझते हैं, इंजॉय करते हैं, जो उस ज़बान से वाकिफ़ नहीं होते। शायरी की अपनी एक ज़बान होती है। तो मुझे लगता है कि गुफ्तगू बहुत हो गई। अब हम हमारा जो अगला प्रोग्राम है जश्न अदब का मुशायरा, उसकी तरफ चलते। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और खूबसूरत शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब। और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। फिर किसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे कैमरा पर्सन हसन के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।